नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच बंगाल के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु की कार पर हमला हुआ है, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगा डाला। इसके अलावा टीएमसी ने मतदान प्रतिशत को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी कर डाली है। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और बंगाल का मुद्दा समझिए। आज से पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है। आज पहले चरण के लिए मतदान जारी है, तो कई जगहों से हिंसा की खबर भी सामने आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी के बेगमपुर इलाके में शनिवार सुबह एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव उसके घर के अहाते से बरामद हुआ है। बीजेपी ने तृणमूल समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ तृणमूल ने इस घटना में हाथ होने से इनकार किया है। चुनाव आयोग ने इस घटना पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। वहीं सालबोनी में माकपा प्रत्याशी सुशांत घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पुरुलिया सदर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है। टीएमसी के 5 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। पुरुलिया और दक्षिण कांटी में बीजेपी कर्मियों पर हमले की खबर है। इसमें 2 बीजेपी कर्मी जख्मी हुए हैं। कांथी में बीजेपी नेता और शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और चालक जख्मी बताया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास की मदद से ये हमला हुआ है। उन्होंने जानकारी दी है कि सोमेंदु को चोट नहीं आई है, लेकिन ड्राइवर की पिटाई हुई है। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। सोमेंदु ने कहा कि टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास और उनकी पत्नी की अगुवाई में 3 मतदान केंद्रों पर मतदान में धांधली चल रही थी। यहाँ मेरे आगमन ने उनके लिए समस्या खड़ी कर दी, इसलिए उन्होंने मेरी कार पर हमला किया और मेरे ड्राइवर की पिटाई की। मतदान के बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मतदान फीसद में गड़बड़ी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से आज शिकायत की है। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान फीसद अचानक से कम हो जाने को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की है। दोपहर करीब 12 बजे लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रियन के नेतृत्व में 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। बीजेपी की ओर से चुनाव में जगह जगह हिंसा और मतदाताओं को बाधा देने को लेकर शिकायत की गई। आपको बता दें कि बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान ऐसी हिंसा की खबरों ने सबको चौंका दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना संभव नहीं है, और आखिर कब तक बंगाल की धरती पर हिंसा का दाग यूं ही लगता रहेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो पश्चिम बंगाल से एक तस्वीर वो कि पहले चरण का आज मतदान हो रहा है, तो दूसरी तस्वीर ये कि सुबह से ही हिंसा की एक के बाद एक खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आर्यन, इसके सवाल आपको दिखा देते हैं। कब थमेगा बंगाल में हिंसा का दौर? यह सबसे बड़ा सवाल जो है आज आर्या न्यूज पूछ रहा है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्योंकि बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन जो हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना इसी के लिए एक चुनौती बन चुका है अब? क्योंकि बीजेपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, दोनों ही इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं शिकायतें लेकर के और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं धनोज कुमार, संजय गुप्ता कांग्रेस के नेता, संजय सिंह बीजेपी के नेता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले धनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है, बड़ा भी है। एक तरफ मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ ये हिंसा की खबरें। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। चूंकि आज पहले चरण की मतदान कई राज्यों में है,
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और आपने भी मुद्दा रखा बंगाल में, बिल्कुल। तो मैं 2 लाइन वहीं से शुरुआत करता हूं। कर रही है रोज निंदा कुछ बात होगी, कर रही है रोज निंदा कुछ बात होगी, बिना पर के उड़े परिंदा कुछ बात होगी, जनता के बीच आसमानी घोषणा कुछ बात होगी, जिंदा है नेताओं में ईमान कुछ बात होगी। यानी तमाम बातों का मकसद यह है मेरा इन बातों को रखना कि बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य को देखा जा रहा, जिस तरह की छीट-फूट घटनाएं, पत्थरबाजी, लाशें, ये सब जो दिखाई और सुनाई दे रहा है, जो मीडिया सोर्स से पता चल रहा है, लोगों से जिस तरह से हो रहा है, सबका निदान एक ही है कि सबकी नजर सत्ता पे है। टीएमसी भी अपने वजूद को बचाने के लिए, क्योंकि टीएमसी इसलिए अपने वजूद को बचाने की बात कर रहा है क्योंकि उनके अच्छे अच्छे सिपाही हैं जो भरोसेमंद, जैसे अधिकारी परिवार आप देखेंगे, उसके बाद भट्टाचार्य, मैंने कई ऐसे नाम है, खासतौर पर एक मिथुन चक्रवर्ती जी भी, जिनको कि उन्होंने राज्यसभा करके भेजा था, और एक भी बड़े नाम थे, वो सब के सब बीजेपी में आ गए। तो उनका मकसद यही है, टीएमसी के जो जब सितारे एक एक करके टूट कर जमी पे आने लगे, तो स्वाभाविक है कि उसकी चमक जो है थोड़ी सी मध्यम हो गई। उस मध्यम चमक का फायदा आज कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। और आज की दिन की बात है जब टीएमसी ने शिकायत किया चुनाव आयोग से, वो शिकायत क्या थी? पोलिंग को लेके, यानी प्रतिशत को लेके, गिरते वोटिंग मतदान को लेके, क्योंकि टीएमसी को कहीं ना कहीं लगा कि मतदान की जो रेशियो है प्रतिशत का जो ज्यादा होना चाहिए वो बहुत कम हो रहा, और 8% मतदान गिर गया दोपहर के, मतलब मॉर्निंग से लेकर दोपहर में, तो टीएमसी चिंतित हो गई और चिंता में आकर उन्होंने जाके चुनाव आयोग में शिकायत किया। उसके बाद जो है क्या ऐसा हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन उसके बाद वोट प्रतिशत बढ़ना शुरू हो गया, जिसको कि अभी तक में एक बम्पर मतदान की संज्ञा मीडियाओं के द्वारा दिया गया। कई चैनलों के जो रिपोर्टर हैं उनको रिपोर्टिंग करते हुए यह बता रहे हैं कि मतदान बम्पर हुआ। बम्पर मतदान का मतलब है कि जो दावा बीजेपी कर रही है उनके दावे में कुछ न कुछ सच्चाई नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टीएमसी का कहना यह था, देखिए पिछले मतदान को अगर आप देखेंगे 44, 48, 52, लेकिन इस बार जो है दोपहर में 60 था, मोर देन। अभी जिस तरह से 70 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो यह कहीं न कहीं संकेत पल्लवी कर रहा है कि जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, जो होम मिनिस्टर और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो लगातार वहां, और खासतौर पर एक नेता का नाम लेना मैं जरूर चाहूंगा, वो है विजय वर्गीय जी, कैलाश विजय वर्गीय जी, जो कि घर ही बना लिया बंगाल में। उनका घर तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन अपने आप को बासी साबित कर दिया बंगाल का। दिन रात वहीं डेरा जमा कर जितनी ताकीद से उन्होंने बात रखी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि ज्यादातर वहां हत्याएं जो हुआ, जो आवाज उठाई गई, हालांकि टीएमसी ने भी आरोप लगाया कि 490 उनके कार्यकर्ता मर गए और बीजेपी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता 160 मर गए। इन सब के दरमियान जो आज की जो वोट प्रतिशत है वो कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि पहले चरण का मतदान दोनों पार्टी के लिए खुशी गम दोनों ला सकता है। हाँ, खुशी गम ला सकता है। लेकिन संजय सिंह जी खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप। धनोज जी ने कह दिया कि जो तस्वीरें आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं वो सामने आ रही हैं। देखिए, पक्का इरादा ठोस कर्तव्य। भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति पे चुनाव लड़ती है और चुनावी रणनीति के तहत उसने बंगाल के अंदर काम किया, और जैसा इन्होंने चर्चा किया, स्वयं बोला, कैलाश विजय वर्गीय जी ने अपना सब कुछ वहां दांव पे लगाया। साथ में देखिए, अगर किसी पार्टी का बड़ा धरोहर गिरना शुरू हो जाए और वो निकल कर भारतीय जनता पार्टी में आना शुरू हो जाए, तो इस बात को मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं जड़ में, जो टीएमसी की जड़ में दीमक लग चुका है, कहीं न कहीं से वो खोखला हो चुका है। कुछ तो कारण है कि जिसकी वजह से लोग वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, या फिर सेंध मारी की कोशिश जो बीजेपी सेंध मारी की कोशिश विद्वानों के बीच नहीं होती है। मिथुन चक्रवर्ती अपने आप में एक बड़ा नाम है, उनको सेंध मारी से नहीं तोड़ी जा सकती है। स्वयं राज्यसभा में रहे हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं विचार की भिन्नता भी उनको तोड़ के कहीं और लेके जाती है, क्योंकि कोई आदमी हमेशा गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और एक सबसे बड़ी बात है जो आक्रांताओं जैसा व्यवहार, आज बंगाल अगर किसी चीज के लिए जाना जाने लगा तो ममता जी की आक्रांता व्यवहार की वजह से जाना जाने लगा। वहां पे जिस हिसाब से बम बारूद और हर तरीके का प्रयोग वोट के अंदर किया गया, जनता को भयभीत करने के लिए किया गया, उसके बावजूद भी भारी मतदान। लेकिन आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं ना।
देखिए यही कह रही है। स्वाभाविक है। अगर हम किसी को कहेंगे कि तुमने बम फेंका तो वो अपने बचाव में ये नहीं कहेगा कि हमने बम फेंका, उसने कहेगा कि तुमने बम फेंका। ये एक क्रिया का प्रतिक्रिया चलता है, क्योंकि वो कतई नहीं कहेगा कि हाँ जी हमने बम फेंका या नहीं फेंका। कारण ये है कि उसे सच्चाई मालूम है कि उसने क्या किया है। ठीक है सुमित जी, संजय सिंह का कहना है कि किला फतह कर चुकी है बीजेपी। ठीक है जी पल्लवी जी, पहले तो मैं आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी सारे शुभकामनाएं जितने पैनलिस्ट हैं और आपके चैनल के माध्यम से सारे देश की जनता को और शहरवासियों को, सभी को। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साहब है वो कह रहे हैं भी कि मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा उन्होंने नाम लिया। तो मिथुन चक्रवर्ती को इन्हीं लोगों ने कोसा था 2016 में राज्यसभा में, जब वो मेंबर थे तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि वो आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और चिटफंड घोटाले में उनका नाम है। ठीक है। जिसके चलते उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। और मुकुल रॉय, जितने बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों ने उनको पानी पी करके कोसा है। तो ये लोग अपने उसकी बात करते हैं कि हम सही है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ है, पर गंदगी उठा के अपने तरफ ला करके उसे कहते हैं आपको हम वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें साफ हो जाएंगे। ये इन लोगों को बताना पड़ेगा जनता को कि वहाँ पे कितने ये साफ हैं। जनता पूछेगी। और आज जो मतदान हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि हाँ हम लोग की सरकार नहीं बन रही है, इसलिए वहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग वोटिंग मशीन के अंदर। तो आप लोग पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना पहले पहुंची थी। पहले आप लोग गए शिकायत लेकर के, पहले तारीखों को लेकर के आप लोग आश्वस्त नहीं थे। ईसी ने जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया था इतने चरणों में मतदान होगा, ठीक है, और उसके बाद अब फीसद को लेकर जैसे 10 साढ़े 10 बजे सुबह दिखाया गया कि 15% हुआ, चुनाव आयोग ने अपना दिखाया कि 15% का हुआ। थोड़ी देर बाद दिखाए थे कि साहब 10% का हुआ है पोलिंग। तो चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है ये भी जनता वहां पे देख रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, ये सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि ममता दीदी को हरा दे, उसके बावजूद भी लोग हरा नहीं पाएंगे। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2 मई को आप लोग सुनीत जी राजनीति करिए, लेकिन चुनाव आयोग को आज जिस तरह से चुनाव आयोग के सुनील अरोड़ा जी को कई मीडिया में दिखाया गया उसका इंटरव्यू, एक ऐसे ऑफिसर जो निष्पक्ष निष्कलंक ऑफिसर, आप इस तरह की बातें क्यों? आप देखिए बंगाल में चुनाव जीते हारे वो एक अलग बात है सुमित जी, आप इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा ऑफिसर जो अपने लाइफ के उस पड़ाव में है क्योंकि उनका आखिरी चुनाव ये। आप मेरे को बताइए चुनाव उनका आखिरी, आप लोग ये भर्सन क्यों देते हैं? कहीं चुनाव आपको देखिए आप लोग अंधे हो चुके हैं, आप लोग मर्यादा को तार तार करते हैं। आप चुनाव को कैसे इस तरह से 2 चरण में बदलने की कोशिश करते हैं? 294 है वहाँ पे, आप 8 चरण में करा रहे हैं। क्यों? आप लोगों को वहाँ पे मालूम है कि हमें यहाँ पे क्या 16 चरण में करवाते हैं? हत्या करनी है जिस तरीके से, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी बातें करते हैं। चुनाव को कम से कम बिल्कुल सत्य है ये, वरना 8 चरण में चुनाव कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। 2 चरण 3 चरण में पिछली बार 7 चरणों में 8 चरण में आप लोगों ने कराया है। पिछली बार सुमित जी 7 चरणों में थी। कहाँ था? आप मुझे बताइए, अभी आप लोगों ने बिहार में कराया नहीं कराया? अभी आप लोगों ने बिहार में हुआ नहीं हुआ? 234 सीटों बिहार में जाकर चुनाव लड़े। आप लोग ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। लड़ते बंगाल में, ठीक है धनोज जी, बात करते बिहार की, आप कम से कम चुनाव को बकस दो। सुमित जी बंगाल की स्थिति आपने देखी। एक मिनट धनोज जी, पल्लवी जी 9% गिरा, तुझे चुनाव आयोग के दरवाजे पे जाके घंटी बजाया। ठीक है, एक एक करके। सुमित जी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसी पर भरोसा ही नहीं है। आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम सुनिए ना सुमित जी, पश्चिम बंगाल की स्थिति आपने देखी, वहाँ की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के लिहाज को सुनिए ना, सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरा स्ट्रेन आ चुका है कोरोना का, इसलिए ईसी ने कहा कि 8 चरणों में चुनाव होगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सके और कोरोना को देखते हुए बुजुर्गों को भी सहूलियत दी जा सके। इस वजह से 8 चरणों में चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया। अब 2016 में जिस तरीके से हुआ था उस तरीके से तो नहीं कराया जा सकता है। पल्लवी जी आप मुझे बताइए, क्या कोरोना केवल 5 राज्यों में नहीं है और जगह पे है? मुख्यमंत्री को चोट भी नहीं लगी ना सुमित जी, दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री को चोट भी नहीं लगी ना चुनाव प्रचार के दौरान। संजय सिंह जवाब दीजिए, ठीक है। अरे वहाँ के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से लिया गया था फैसला। संजय सिंह जी जवाब दीजिए। आप हारे तो दुनिया बेईमान, ममता बनर्जी जीते तो ममता बनर्जी ईमानदार। रहने दीजिए सुमित जी, इन बातों में नहीं जाते हैं। चुनाव ईमानदारी से लड़िए और जो जनता फैसला देगी उसको हम आप दोनों स्वीकार करते हैं। ठीक है। संजय गुप्ता जी हैं। संजय गुप्ता जी, राहुल गांधी ने कहा कि बांटने वाली ताकतों के खिलाफ वोट डालें, समझाएंगे क्या कहना चाहते थे अपने बयान में? देखिए जिस तरह से चुनाव वहां पर हो रहा है, आप देखिए बांटने वाली जो बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे प्रांत के नाम पर हो, भाषा के आधार पर हो, एक बंटवारा हर जगह पर करने का काम
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करती रही है और कर भी रही है, इस चुनाव में भी कर रही है। वो कह रहे हैं जय श्री राम, ममता दीदी कर रही है जय चंडी माँ, वो चंडी का पाठ करती हैं, उसके ऊपर खड़े होकर के स्टेज के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेज पे खड़े होकर के। तो किस तरह से देखिए, सच्चाई है कि दरअसल ना तो काम पूरा कर पाई है टीएमसी और ना ही काम पूरा कर पाई है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी। अगर इन्होंने काम किया होता, इन्होंने रोजगार दिया होता गरीब आदमी को, वहां पर इन्होंने विकास किया होता, इन्होंने वहां पर लोगों को मदद की होती। वहां पे किस तरह से आज लेबर के हालात है, मिनिमम वेजेस ये लोगों ने वहां पर लागू नहीं किया है। इन लोगों ने किसानों को जो देना चाहिए था वहां पे दिया नहीं है। किस तरह से किसान सड़क के ऊपर है। तो दोनों ही पार्टियों के विषय में मैं कहना चाहता हूं, जब इन्होंने काम पूरा नहीं किया, इन्होंने पढ़ाई तो की नहीं है, आज एग्जाम सर पे आ गया है तो बस्ते तो इनके भारी हैं, मगर इन्होंने पढ़ाई कतई नहीं की है। आज एग्जाम के समय पे तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। आज सवाल सीधा है इनसे। संजय जी, और धर्म की बात हम करना, उन्होंने कहा बंटवारा, बिल्कुल ठीक कहा। हम बंटवारे के विषय पे क्यों बात ना करें। तो ये आप मुझे बताइए कि वहां के रोजगार को जय श्री राम चाहिए कि वहां पे रोजगार चाहिए। आप बताइए, IIM से, IIT से जो पढ़ा लिखा बंगाल का नौजवान आज खड़ा है, रोटी चाहता है, रोजगार चाहता है, और किसान वहां पर अपना अधिकार चाहता है। वहां पे लेबर क्लास अपना अधिकार चाहती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब चाहता है, माइनॉरिटीज चाहती है। उनको ये सिर्फ जय श्री राम का नारा देते हैं, उनको वो जय चंडी पाठ सुनाती हैं। तो देखिए, पाठ करिए, घरेलू मामले हैं, अपने घर में बैठ के आस्था का विषय जाके कीजिए, कौन रोक रहा है। मगर आप बता दीजिए कि इनको रोजगार कैसे मिलेगा। आपकी भी 6 साल से सरकार है और उनकी भी सरकार है, दोनों की सरकार का जवाब मांग रहे हैं हम। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम जय श्री राम कहना जो हमारी पारंपरिक विधि रही है, हमें लगता है कोई गुनाह नहीं है, कोई खता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने संस्कारों को वापस ला रही है। अरे संस्कारों को घर में रखिए भाई साहब, बेरोजगार को रोटी कब देंगे, किसानों को अधिकार कब देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने दीजिए प्लीज, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अगर हम अपने संस्कारों को वापस ला रहे हैं तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अपने संस्कृति के अंदर ये बहुत बड़ी जीत है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समाज में जहां व्यवस्था एक चरमराई हुई स्थिति में हो, जहां व्यवस्था आक्रांताओं के हाथ में हो, जहां व्यवस्था एक दुर्व्यवहारिक सरकार के हाथ में हो, तो पहला कदम होता है दुर्व्यवहारिक सरकार को वहां से निकालना। उसके बाद सोची जाती है किसान का क्या होगा। आज दुर्व्यवहार, आक्रांता व्यवस्था की वजह से पूरा बंगाल गुलामी के कगार पर है। आज अंग्रेज को गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वहां आवाज उठाएगा तो ममता के टीएमसी के कार्यकर्ता उसे जाकर काट देंगे। उदाहरणार्थ 160 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए अभी जरूरत है सत्ता से ऐसे आक्रांताओं को खाड़ फेंको, उसके बाद वहां पर कमल खिलेगा, उसके बाद वहां पर शांति आएगी, उसके बाद वहां पर विकास की बात की जाएगी। विकास से कोसों दूर है अभी पश्चिम बंगाल, जो अभी पश्चिम बंगाल से कीचड़ को साफ करना है। जब कीचड़ साफ होगा तभी विकास होगी। हाँ ठीक है, आप सुमित जी जवाब दीजिए। जी विकास से दूर है पश्चिम भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा रहता है काम कुछ करा नहीं है 7 सालों में। आज महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, कोई फर्क नहीं है कि जनता का क्या हाल है, क्या होगा। 850 रुपए गैस के दाम है, 100 रुपए पेट्रोल। बिहार में कहावत है, चलनी दुसलक सूप का जकरा अपने 76 को सुनिए 76 छेद वाली चलनी चली है। सुमित जी आरोप का जवाब बस, अपना काम बताइए, नारेबाजी नहीं। सुमित अरे 94 लाख नौकरियां दी है, हाँ। किसानों को भी हक दे रहे हैं। और बताइए आपसे ज्यादा रुपए दे रहे हैं किसानों को। किसान निधि केंद्र सरकार के 10,000 रुपए केंद्र सरकार के किसान निधि को पट्टी दिया। किसानों की हम करते हैं 73 लाख कैसा आक्रांता व्यवहार है आपका, किसान के हक को मार रहे हो आप केंद्र सरकार के किसान निधि को दिया क्या आपने मुद्दा बनाने के लिए, भुनाने के लिए। आप लोगों से बड़ा शर्मनाक कोई व्यक्ति है नहीं इस देश के अंदर। और बांग्लादेश में जाके बैठ के कहते हैं माननीय मोदी जी, 1 मिनट, माननीय मोदी जी बांग्लादेश में हाँ, जाके बैठ के बिल्कुल कहते आपको हैं मौका मिलेगा। गुप्ता जी की बात पूरी होने दीजिए ना। मैं कहती हूँ मुद्दे की बात करिए, समय की कमी रहती है। पार्टी के हमारे प्रवक्ता संजय सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने बात की हिंसा की, उन्होंने बात करी आक्रांता की। और अरे सुन लीजिए सुमित जी, कांग्रेस का भी जवाब लेने दीजिए ना। वो भी है चुनाव में, या फिर आपने सिर्फ बीजेपी को ही सोच रखा है कि सिर्फ बीजेपी है, कुछ नहीं किया, कांग्रेस भी है ना। वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जवाब तो लेने दीजिए उनका भी, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आज कांग्रेस है गुप्ता जी, अरे भाई साहब सुनिए ना, आप तो हैं, आप हमारे में से निकले हैं, हमारा बात लोगों को कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। शांति के साथ सुमित जी। गुप्ता जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात कर रहे हैं आज आक्रांता की बात कर रहे हैं, शांति की, अहिंसा की, हिंसा की, अहिंसा की। अरे ये पता है कि इस देश के अंदर जो सांसद है
जो बम बनाना जानती है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद है। आप ही को ये मिला हुआ है तगमा कि आपके पास एक ऐसी सांसद भी है जो आतंकवाद के अंदर जिनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर्ड है और उनके खिलाफ आरोप ये है कि उनको बम बनाना आता है और वो बात करना चाहते हैं हिंसा की। गौडसे के लोग हिंसा की बात करेंगे? अरे आपकी तो नींव हिंसा के ऊपर है। आप राजनीति उठा के देख लीजिए, कौन सा प्रदेश, कौन सा राष्ट्र के अंदर, कौन सा एक समय, कौन सा कार्यकाल ऐसा था कि जब आप हिंसा से अलग हुए। चाहे गोधरा की बात कर लीजिए, सुनिए ना मेरी बात, आप हिंसा की बात करना चाहते नहीं। आप कौन है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से आपका क्या मतलब है? आप बताइए। भगत सिंह, राजदेव, भगत सिंह और राजदेव और से क्या आतंकवाद थे? आप बताइए, सुखदेव और राजगुरु से आपका क्या संबंध है? आप उन लोगों ने उन्होंने देश को आजाद कराया और आप अंग्रेजों के गुलाम थे। आप इसी बंगाल के अंदर सन 42 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलके और वहां पे सीएम बनकर के वहां आपने सरकार सत्ता में शामिल हुए थे। क्या बात करना चाहते हैं? आपके नेताओं ने पेंशन ली अंग्रेजों से। क्या बात करना चाहते हैं आप? धनोज जी, आपने सुना सारे प्रवक्ताओं को। देखिए, इन लोगों को सुन के मुझे शारदा नारदा याद आता है। ये ना तो कांग्रेस शारदा नारदा की बात करती है, ना बीजेपी करती है, ना टीएमसी करती है। टीएमसी नहीं करती है, वो तो मुझे मजबूरी समझ में आता है। टीएमसी की मजबूरी तो मुझे पल्लवी समझ में आता, शारदा नारदा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये कांग्रेस और ये बीजेपी दोनों जो है, चुनाव से बहुत पहले की बात, शारदा नारदा के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ बंगाल में। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनको भी इन लोगों ने टिकट दे दिया, वो लोग भी आज मैदान में है। अरे जो जनता का पैसा जो स्कैम करके अपने तिजोरी को भर लिया, ऐसे ऐसे लोग को टिकट देकर ये टीएमसी और ये बीजेपी और ये कांग्रेस बात करते हैं न्याय की, सुगमता की, संस्कार की। तो मुझ जैसे पत्रकार को थोड़ा छेप होता है, मुझे अजीब लगता है। जैसे आपको याद दिलाऊं ममता बनर्जी की, जब उनके कमिश्नर पर सीबीआई जांच, मनोज जी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को दे दे। बंगाल चुनाव में हिंसा की खबर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मतदान केंद्र पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बताते चले, पश्चिम मिदनापुर के मतदान केंद्र पर यह भिड़त की खबर सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया है मतदान केंद्र पर। जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया ताकि स्थिति जो है उसे संभाला जा सके। तो आपको बताते चले, पहले चरण का मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में और इसके साथ साथ वहां से सुबह से ही लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। और एक और खबर जो सामने आई है, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, पश्चिम मिदनापुर के मतदान केंद्र पर भिड़त की खबर सामने आई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच यह भिड़त हुई है। धनोज जी, चर्चा भी आज इसी मुद्दे पर कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यह बड़ी खबर, देखिए, ये तो हम जैसे लोगों को मालूम ही था कि बंगाल में हिंसा होगी, क्योंकि जब चुनाव नहीं है तब तो हिंसा होती थी। आज तो चुनाव हो रही है, मतदान हो रही है। और जैसे अभी मैं सुन रहा था ना, मैं सभी को वही तो कह रहा हूँ, शारदा नारदा की बात नहीं किया इन लोग, करप्शन की बात नहीं किया और करप्ट लोगों को टिकट दे दिया। तो मुझे कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है कि किस अच्छी सरकार की बात करें, किस विकास की बात करें। मान लीजिए हमारे बीजेपी के भाई बोलते हैं कि हमारा किसान निधि लागू नहीं होने दिया, ये भी सत्य है कि बहुत लोगों को किसान निधि का लाभ मिलता। टीएमसी दावा करता है कि हम पहले से दे रहे हैं इतना रुपया। तो इन दोनों के दावे जो है मीडिया फुटेज में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सचमुच में जो वहाँ गरीब गुरबा है, जो मछली का कारोबार करते हैं, वहाँ जो मतलब बंगाल में आपको भी पता, हमें भी पता, दो ही चीज फेमस है, मछली और रसगुल्ला। तो टीएमसी तो रसगुल्ला खा रहे हैं, बाकी सबकी निगाहें मछली पे है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी चिटपुट हिंसा जो है सुबह से हो रही है। लेकिन उसमें देखा मैंने, लाइव फुटेज में भी देखा कि किस तरह से सीआरपीएफ जो है, किस तरह से वहां के लोकल पुलिस सब मिलकर भी, जहां तक देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता, क्योंकि वो एकदम से गाड़ी रोककर वो लाइव दिखाया कि लाइव में किस तरह। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से राजनीति नहीं होती। टीएमसी को, बीजेपी को समझना चाहिए कि आप जनता के भलाई के लिए सरकार में आना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल टीएमसी रही और 10 साल किसी मुख्यमंत्री के लिए बहुत होता है। अगर वो चाहती तो 10 साल में बंगाल को वाकई बहुत सुंदर बंगाल बना देती। लेकिन आज भी आपको बता दूं, नंदीग्राम में रिक्शा जो ना वो आदमी जो लेके जाते हैं, क्योंकि वहां अंदर आप नहीं जा सकते, सड़कें बिल्कुल आपको ठीक नहीं मिलेगी। और ये हमारी आंखों देखी है, कोई किसी मीडिया फुटेज पर नहीं कह रहा हूं। जब मैं गया और देखा तो कहने का मतलब जो विकास होनी चाहिए बंगाल की नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 3 सीट वाली बीजेपी क्या चमत्कार कुछ कर पाएगी। लेकिन जो मीडिया फुटेज जो है इस टाइम वो जबरदस्त है दोनों के लिए। टीएमसी, क्योंकि टीएमसी का सर्वे सर्वा ममता बनर्जी है
और ममता बनर्जी का सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहता ममता बनर्जी को उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, अरे कान न करो, नाक न करो। शुभेंदु अधिकारी उनके खासम खास सिपाही सलाहकार थे, सेनापति थे, उनको मनाने के लिए उसके घर गए। उनके पिताजी ने इंटरव्यू में कहा कि उनको डिप्टी सीएम का ऑफर किया गया, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी जो है रामकृष्ण परमहंस से बचपन से हर शनिवार वो जाता है, उनका इरादा भी नेक है। ममता बनर्जी भी इस बात को जानती है। देखने वाली बात यह है पल्लवी कि ममता बनर्जी उन्हीं के खिलाफ लड़ने आई जो कभी उनका सेनापति थे, और इतिहास गवाह है जब सेनापति आंखें तरेड़ ले तो राजा रानी की पसली गायब कर देते हैं। सुमित तो कहीं ना कहीं इस बातों पे जोर देने की जरूरत है। बिल्कुल सुमित जी जवाब दीजिए, बड़े गंभीर आरोप लगा दिए धनोज जी ने। तो आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे थे कि सेनापति के सामने लड़ रहे हैं, तो सेनापति वो नहीं है। नंदीग्राम के अंदर जनता ने टीएमसी को चुना, ममता दीदी के नाम पे वोट पड़ता है, ना कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पे। और आज भी वही हुआ और आगे भी वही होगा। माननीय ममता दीदी है नेता वहां पे, और जनता जिसे चुनती है उसे ही बैठाती है सर पे, और जनता वहां पे शुभेंदु अधिकारी को इस बार दिखा देगी, सबक सिखा देगी। यही वजह थी कि शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने के लिए नंदीग्राम पहुंच गई ममता बनर्जी। मैंने शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने के लिए भवानीपुर के जनता के साथ नाइंसाफी करेगी ममता बनर्जी। बिल्कुल जवाब जनता, आप बताइए सुमित जी, क्या दीदी को थोड़ा सा भी भवानीपुर के जनता से प्यार नहीं था? जवाब ही दे रहे हैं वो, जवाब ही दे रहे हैं। भवानीपुर से भी प्यार है, पर जनता ने ही कहा। जनता के बुलावे पे आई है दीदी, जनता के बुलावे पे लड़ रही हैं। सपने में कहा कि आप यहाँ से लड़िए, वहाँ की मांग थी। सपने में कहा मोदी जी हमारे 2019 में 2014 में अपना गुजरात छोड़ के यूपी से लड़े थे, तो क्या उन्हें गुजरात हारने का डर था क्या? हाँ ठीक है, संजय सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है संजय सिंह जी, लड़ सकता है, वहाँ पे जनता की मांग है कि आप यहाँ से लड़िए। हाँ ठीक है, संजय सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जनता की मांग नहीं है, वो वोट प्रतिशत की मांग है कि वहाँ मुस्लिम वोट प्रतिशत ज्यादा है, इसलिए वहां से चुनाव लड़ी है। और ये इनकी जो मुस्लिम प्रसन्नचित कर, मुस्लिम को प्रसन्न करने की जो राजनीति है ममता दीदी की, वही आज इनको भारी पड़ गया। अगर ये प्रजातंत्र के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान रूप से लेके चलती तो शायद ये स्थिति का उनको सामना नहीं करना पड़ता। आज उनको नमाज करते करते काली मंदिर जाके मंत्र जाप नहीं करनी पड़ती। आज उनको करना पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा वर्ग वहां है जो ममता बनर्जी के स्वभाव से देखने रहा है। आप सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए, और उसी सच्चाई के आधार पर ये वहां चुनाव लड़ने गई है। किसी जनता ने नहीं बुलाया उनको कि बहन जी आओ चुनाव लड़ो। वहां पर प्रतिशत ज्यादा है, तो उनको लगा कि हाँ हमारी जीत होगी। ठीक है गुप्ता जी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहाँ है? देखिए, आपने कांग्रेस की रैलियां भी देखी होगी, कांग्रेस के विचार भी सुने होंगे। देखो, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है धार्मिक बंटवारे की, कांग्रेस कहाँ है ये बताइए। मैं वही तो बता रहा हूँ। और देखिए बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, संजय भाई की मुश्किल है, आपको कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है, टीएमसी से नहीं है। संजय भाई बार बार कहते हैं अगर मैं नहीं वहाँ पर रूल कौन कर रही है? आपकी लड़ाई बीजेपी से है या टीएमसी से है? पत्रकार महोदय नहीं, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, मौन समर्थन। आप सुन तो लीजिए, सुमित भाई मिठाई बांट देंगे अभी, आप मौन समर्थन दे रहे हैं संजय भाई। मेरे शब्द आप नहीं, मैं शब्द नहीं कह रहा हूँ, शब्द अपने रखिए। आपकी लड़ाई टीएमसी से बीजेपी से? एक मिनट, दोनों से। धनोज जी सुनिए, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं सुमित जी को। जब आपने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं, सुमित जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट उनके चेहरे की खत्म नहीं हुई, अभी भी मुस्कुराए जा रहे हैं। पल्लवी जी, मुझे बोलने का मैं अपनी बात कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जवाब पूरा करिए। जवाब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जब अपनी बात रखना शुरू किया, मैंने कहा आज जो असल मुद्दे चुनाव के होने चाहिए, सरकार का जो वहां पर चुनी हुई सरकार का काम होता है, वहां पर रोजगार उपलब्ध कराना, वहां पर अच्छे कार्य करना, विकास के वहां पर लोगों को सहूलियत पहुंचाना। मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं, जब देश के अंदर पेट्रोल आज 100 रुपए के पार चला गया है, दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं, जो एलपीजी का सिलेंडर है आज वो 900 रुपए से ऊपर जा रहा है। अभी भी आपने नहीं बताया, महंगाई के मुद्दे पर जा रहे हैं। धनोज जी मुझे बताया जरा, आपको कहीं जाना है? आखिरी सवाल आपसे धनोज जी लेना चाहते हैं। कांग्रेस पूरी मजबूत स्थिति में है और पूरा चुनाव मिलकर वहां लड़ रहे हैं। धनोज जी, क्या इसी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है चुनाव कराना?
क्या आपको ऐसा लगता है कि एक चुनौतीपूर्ण है कि सुरक्षा के लिहाज से भी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी निपट जाए? चुनौतीपूर्ण है इसी के लिए? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है ही पल्लवी। हाँ। ये सभी राजनीतिक पार्टी इस बात को जानते हैं, ठीक है, क्योंकि बीजेपी के भी वर्कर उग्र है और टीएमसी के भी वर्कर उग्र है। क्योंकि बीजेपी के वर्कर उग्र क्यों है मैं बता देता हूं। जो जय श्री राम का नाम ले रहे हैं लेकिन जय श्री राम को अपनाए नहीं, क्योंकि जय श्री राम मर्यादा का है, शांति का प्रतीक है। लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता जय श्री राम को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे हाथ में तलवार हो, धनुष हो, ऐसे करके। और टीएमसी वाला तो आपको पता है कि वो जो एक नारा देता, मैं नारा टीवी पे नहीं दे सकता, उनका नारा और एकदम इकट्ठा हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे जाता है। हालांकि आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर मैं कहूंगा, सब लोग घर से निकलकर जिस तरह से मतदान किया, शांतिपूर्ण से मतदान हो। जो चुनौती है चुनाव आयोग को, उस चुनौती को निष्पक्षता के साथ प्रयास कर रही है। लेकिन छिटपुट घटनाएं तो हर जगह देखने को मिलती है, ये कोई नया नहीं है। कोई भी राज हो वहां तो कार्यकर्ताओं की लठ चलती है और कार्यकर्ताओं के लठ के बाद फिर प्रशासन की भी लठ चलती है। तो ये छूट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि शांतिपूर्ण जो है सरकार बने, चाहे वो टीएमसी की बने, चाहे वो बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने। ये तो जनता के ऊपर तय करता, जनता को खुले मन से वोट करने दिया, जनता ही तय करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार धनुष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन लगातार संजय गुप्ता, संजय सिंह, सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। सुमित जी, जवाबदेही बनेगी, आपको पता है जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, खास करके पश्चिम बंगाल की बात करें। सुमित जी, आज ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। तो ये सवाल तो यही है कि ये बातें आखिर है ही क्यों? हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने क्यों आ रही? इसका मतलब ये मान लिया जाए कि टीएमसी के लिए कोई नई बात नहीं है, तो ठीक है, घटनाएं हो रही हैं, होती रही। नहीं, घटनाएं हुई हैं, आरोप है शुभेंदु अधिकारी के भाई की कार पर हमला हुआ है पश्चिम मिदनापुर में, बीजेपी के एक कार्यकर्ता का शव मिला है और आप पर आरोप है इन सारी बातों का। पल्लवी जी, हमारे भी कार्यकर्ताओं की जान गई है, शहीद हुए हमारे भी कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है। तो आप ये कह देंगे कि घटनाएं होती रहती हैं? खेल रही है बंगाल के अंदर, फिर टीएमसी ये कह देगी कि घटनाएं होती रहती हैं। और हम चाहते हैं चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव हो। अरे आपकी भी जवाबदेही बनेगी ना प्रभु, ये भी तो बताइए, आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना। ये कह देना घटनाएं होती हैं, हम चाहते हैं ये आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, इनकी ये सरकार में है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, क्या करना चाहते हैं ये आप दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खेल खेलना चाहती है वो नहीं खेल पाएगी आगे। अरे आप अपना बता दीजिए, आप बैठे हैं, ठीक है, आप अपना बता दिए। कह देना कि घटनाएं होती रहती हैं, कोई जवाब नहीं हो जाता टीएमसी की तरफ से। गुप्ता जी, धनोज जी के जाने से पहले आपसे मैं बातचीत कर रही थी, कांग्रेस कहाँ है खास करके, इसका जवाब प्लीज दे दीजिए। प्लीज इस बार बीजेपी के पीछे मत जाइएगा। मैं आपको जिम्मेवारी से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने मुद्दों पर, अपने घोषणा पत्र पर और अपनी बातें लेकर, हमारे पास एक लंबा इतिहास है इस देश के अंदर हमने निर्माण किया, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस आज वहां चुनाव में, न केवल बंगाल में, मैं कह रहा हूँ असम के अंदर भी और तमाम बाकी 3 राज्यों के अंदर भी आज कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, संगठन के साथ लड़ रही है। मगर चाहे देखिए सत्ता के अंदर कांग्रेस आती है या नहीं आती है, मगर जिस तरह के मुद्दों के ऊपर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हिंसा भड़काने की, जो बात कर रहे हैं लोगों को आपस में डिवीजन पैदा करने की, धर्म के नाम पर और चीजों के नाम पर, हम लोग रोजगार के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम विकास के ऊपर बात करना चाहते हैं। और मैं आपने सुना होगा दोनों पार्टियां, चाहे टीएमसी हो, वहां पर लोकल प्रदेश के अंदर चुनाव लड़के जीती हुई हैं। और मैं कहना चाहता हूं जो राष्ट्र के अंदर इतने बड़ा जो व्यक्तित्व है मोदी जी का, मगर जो इनका असर है, जो लोगों को मिला, जीडीपी के आप हालात देख लीजिए, आज देश के अंदर क्या हालात हैं, आप व्यापार के देख लीजिए, काम धंधों के देख लीजिए, नौकरियों के देख लीजिए। तो मैं दोबारा उन्हीं बातों पे आना चाहता हूं, कांग्रेस अपना एजेंडा लेके खड़ी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम और वहां पे जो हमारे गठबंधन के साथी हैं मिलकर के पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमें इसमें सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस गठबंधन इन चुनावों में जीत करके वहां सरकार बनाएगा। ये मैं आपको जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ। बदलाव का बयान है वहां पर, कुछ हिंसा की घटनाओं पर नहीं, हम हिंसा के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। जा रहे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है ना। नहीं, हम महात्मा गांधी के लोग हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम गॉडसे के लोग नहीं हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर 5 राज्य और भी है ना, और भी 4 राज्य? सभी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जगह पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस के अंदर लोगों का दोबारा उन्होंने देख लिया है, इस देश के अंदर जिस तरह से जुमलेबाज लोगों ने जिस तरह से जुमलों पे बात की है, जिस तरह से जो सरकारें विफल हुई हैं, आज कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप ही जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी नजर आ रही है? 2011 में ममता बहन ने कांग्रेस को टांग तोड़ के लंगड़ा करके अपनी पार्टी बना ली
और अपनी पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल पर राज कर ली। अब लाचार कांग्रेस बिस्तर पे पड़ी हुई है और कह रही है हम तो घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ेंगे, हम बिस्तर से नहीं उठेंगे, जनता मेरे साथ है और जनता हमें जिताएगी। और अगर कहीं दो चार सीट जीत गया तो हो सकता है ये भी संभावना है। अरे आप तो 3 वाले होकर के ऐसी बात कर रहे हैं। सुमित जी हंस रहे हैं, 3 सीटें। सुमित जी हंस रहे हैं। अरे पिछले चुनाव में 3 सीटें संजय सिंह आपके पास, किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं? आपको बंगाल में घुसने नहीं दिया लोगों ने। 3 सीटें, 3 आज सभी लोग हमारे। अरे भैया 3 सीटें, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी फसल उगाई है। क्या उगाई है? 3 सीटें आपकी क्या उगाई है? 200 सीट की बात कर रहे हैं, संभावना है कि हम सरकार बना रहे हैं। ये 3 पे थे, 3 पे ही रह जाएंगे। ना 3 में ना 13 में। क्या बात है, ये महागठबंधन दोबारा वापस आ रहा है। मतलब टीएमसी और कांग्रेस के सुर एक ही नजर आ रहे हैं। सुमित जी नहीं देखिए, जो बांटने वाले लोग हैं इनको पहचानना चाहिए अपने आप को। हो जाता, मुझे ये भी समझना है। सुमित जी जवाब दीजिए। जी पल्लवी जी बताइए। संजय सिंह के आरोपों का जवाब दीजिए। क्या वो तो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसी भी तस्वीरें सामने आए चुनाव के बाद कि उन्हीं की थाली में जाकर के आप बैठ सकते हैं कांग्रेस की। नहीं, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है टीएमसी। हाँ। और 2 तारीख को सरकार बनाएगी, आप नोट कर लीजिए। मुस्कुराहट आपकी कुछ और ही। और भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है 200 सीट का, मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बाकी को लड़ा नहीं पा रहे हैं। मैं काउंटर क्वेश्चन इसी में करना चाहता हूँ। मैं सुमित जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतने दमखम से बात कर रहे हो, इतनी ताकत से बात कर रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ती है आपकी मुख्यमंत्री को कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर के जो बात करती थी धर्मनिरपेक्षता की, आज चंडी पाठ का पाठ करना पड़ता है? क्या कारण है? अगर आपने काम किए होते, आपने विकास किया होता, आपकी सरकार दोबारा बन रही होती, तो क्या आवश्यकता थी? क्यों भारतीय जनता पार्टी की राह पे चल रहे हैं आप? हम जानना चाहते हैं आपसे और देश पूछ रहा है। सुमित जी नहीं, घर में कीजिए ना। सवाल किया है, आप जवाब दीजिए। सुमित हमें क्या भारतीय जनता पार्टी से किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी? आप घर में कीजिए ना चंडी पाठ। क्या नहीं देश पे क्यों करना पड़ता है आपको? पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी टीएमसी नजर आ रही है। भैया कांग्रेस भी है, आप बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं बीजेपी की। सब जान रही है। उन्हीं मूल्यों पर चल रहे हैं, बीजेपी के मूल्यों पर चल रहे हैं। चंडी पाठ करना है तो घर के अंदर भी तो कर सकते हैं ना। आप मंच के ऊपर चंडी पाठ करते हैं क्योंकि काम आपने किया नहीं है। हिंसा वहां पे आपने फैलाई है, लोगों के बीच में जाकर के आपने विकास का काम किया नहीं है। और जिस तरह से संजय सिंह जी ने कहा था, मैं एक बात से सहमत हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी आपने क्रियान्वयन वहां पर नहीं होने दिया। सुमित जी 1 मिनट, महत्वपूर्ण सवाल है ये गुप्ता जी का, जवाब देना पड़ेगा। उनकी बात पूरी होने दीजिए सुमित जी। बीच बीच में बोलेंगे ना सुमित जी, मैं हर चर्चा में आपसे कहती हूँ बीच बीच में बोलेंगे, सवाल समझ में नहीं आएगा आपको। मैं कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मगर मैं कहना चाहता हूं ये पैसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये देश के जो टैक्स पेयर का पैसा है। अगर वो वहां पे अगर बंगाल के अंदर जाने से आप रोकते हैं और प्रदेश के अंदर उसका फायदा नहीं पहुंचता, तो आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितना हम केंद्र की सरकार के ऊपर जिम्मेवारी लाना चाहते हैं। आप भी उतने जिम्मेवार हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और चुनाव का समय, आप वहां सत्तारूढ़ है, आपसे पूछा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पे भी पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो पैसा जो सेंट्रल की अगर स्कीम्स का है वहां पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सुमित जी जवाब दीजिए। सुमित जी जवाब दीजिए। केंद्र सरकार केवल काम कम करती है, बखेड़ा ज्यादा करती है। आज अगर इन्हें किसानों को मदद करनी होती तो उनके आधार कार्ड है, अरे भाई साहब पूरे देश में मिल रहा है, उनके खाते में डायरेक्ट तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? देना नहीं है, आरोप लगाना है। अरे ये जवाब देते तब तो ये सब बात बोलते हैं आप। 1 मिनट संजय जी, आपने दिया नहीं तो कहां से बोलने लगे? प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि लिस्ट मांगी गई थी आप लोगों से, किसानों की, आप लोगों ने दी? हम लोगों ने 73 लाख की बात करी, आप लोगों ने दी नहीं। इन्होंने बात और मैं आपसे बार बार ये सवाल करती हूँ और हर चर्चा में ये सवाल करती हूँ और आप फिर चुप हो जाते हैं। भैया लिस्ट देंगे तब तो ना होगा, कैसी बात कर रहे हैं? हम 73 लाख किसानों की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 23 लाख किसानों की बातें करती है। आपसे सवाल पूछा गया, बीजेपी के पीछे क्यों चले जाते हैं सुमित जी? आप अपना जवाब दीजिए। बीजेपी का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार भारत के लोगों की सरकार है, ठीक है। उनका पैसा आप रोकते हैं तो आपसे पूछा जाएगा हमें क्या करा है 7 सालों के अंदर, देश के अंदर क्या हालात बना रखे हैं। उसकी चिंता मत कीजिए, तत्काल बंगाल की चिंता कीजिए। चुनाव बंगाल में हो रहा है, लोकसभा में लोगों ने दे दिया, लोगों ने 40% मतदान देके काम कर लिया अपना लोकसभा में। अब आप यहाँ की बात कीजिए विधानसभा की। केवल इन लोगों को जय श्री राम, बस काम कुछ जय श्री राम से चिढ़ क्यों है भाई?
जय श्री राम से चिड़ क्यों है? एक मिनट चिढ़ सवाल नहीं है, सवाल का चिढ़ जवाब मैं किसी लेना को नहीं चाहूंगी है। क्योंकि ये गुप्ता जी आप का लोग सवाल चुनावी मैं मुद्दा पूछूंगा। बनाए हुए हैं, चुनावी सुमित जी, एजेंडा है। केंद्र की कहीं पे भी योजनाएं आप क्यों जाएं, नहीं जय लागू श्री राम। होने दी? विकास की बातें करिए ना, सुमित जी, विकास की जवाब बातें देही पे आइए, बनेगी अपने ना देश लॉ के एंड अंदर कितना ऑर्डर पर विकास भी और करा है। केंद्र की योजनाओं पर भी। सुमित जी जी इसलिए मैं कहती हूँ बीच में ना मत बोला करिए, सवाल समझ में नहीं आएगा आपको। हर चर्चा में मैं आपसे ये बात बोलती हूँ, बीच बीच में टोका टिप्पणी करेंगे, सवाल समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? कांग्रेस भी है, कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है लॉ एंड ऑर्डर पर भी और केंद्र की योजनाओं पर भी। नहीं, कांग्रेस आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस के पास तो खुद जमीन नहीं है। अरे ना भाई भारतीय साहब, जनता आप पार्टी सवाल के का पास है। जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ ये ले लोग जा रहे हमसे हैं। कहते हैं कि आप लोगों ने शासन, अरे 10 साल काम करा। अरे चलो, भैया, आपकी नजर में कौन खराब थे? सिर्फ टीएमसी? भारतीय नहीं, राजनीति में इकलौती पार्टी आपने क्या योजनाओं का टीएमसी? पैसा गरीबों के तक पहुंचने नहीं दिया, किसानों तक पहुंचने नहीं दिया, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों पे कटाक्ष कर रहे हैं। आप बताइए ना, आपके अपने 10,000 गृह में जाके रुपए बताइए साल दे रहे हैं। मैं ये इनसे- आपने ये क्यों काम नहीं होने दिया? मैं इनसे एक क्यों सवाल महरूम पूछना रखा चाहता बंगाल हूं। की जनता को आपने? किसानों को सुमित जी, आप सवालों से बच जी। रहे हैं, आपको पता है, पूरी नहीं, तरीके बच से नहीं बच रहे। रहे हैं। आप बच सवालों नहीं का रहे, जवाब पल्लवी ही जी, नहीं दे बच नहीं रहे रहे। हैं। आप एक भी देखिए, सवाल के 6,000 कांग्रेस रुपए के साल सवालों का देते आपने हैं। जवाब नहीं दिया। ममता किसानों को बनर्जी हम का 10,000 भतीजा रुपए क्या देते हैं। उप मुख्यमंत्री बनेगा अगर टीएमसी जीतती है तो? टीएमसी अगर खुदा न खास्ते जीतती है तो ममता बनर्जी आपने का मान लिया भतीजा, क्या संजय एक सिंह जी मिनट, जीतेगी ममता TMC? बनर्जी का भतीजा क्या उप मुख्यमंत्री बनेगा? अभी ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। यही दीदी यही कैसी है, भाई तो CM भतीजे वही बात बनेगी के ना। कारण आज आप बंगाल से विदा हो रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे ये तो जनता यही भाई बताएगी तो भतीजावाद के सुमित जी, कारण जवाब दीजिए, इसको शुभेंदु गुप्ता जी अधिकारी का आपको कहना है। छोड़ के गए हैं। यही भाई भतीजा के कारण जितने टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं वो आपको छोड़ के अरे, गए हैं। बात सुनिए, अपनी जब एक लड़का खामियों जा को चुका देखिए, है तो भारतीय उसके जनता परिवार पार्टी की के तरफ और देखने की दोगले जरूरत नहीं लोगों को है। हम क्यों रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो 3 सीट से लेकर आगे वो चली है। जवाब दे रहे हैं सुमित जी, हमारे वो पास जवाब जो दे रहे हैं। मिलेगा सुमित वो जवाब गेन दे रहे होगा हैं। हमारे लिए। वो जवाब दे रहे हैं, सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। सुमित जी, तो हम 2 लोगों को और क्यों रखेंगे अपने यहाँ? वो भी जाए, अच्छी बात है। ये तो पता लगता है ना दोगले कौन है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ बंगाल में शुभेंदु बुआ और अधिकारी, भतीजा मुकुल जो रॉय, है अर्जुन सिंह, वही राजनीति कितने करने बड़े का बड़े हकदार नाम है हैं जो टीएमसी चिटफंड में। घोटाले में आरोपी हैं। बाकी सब मुर्गा बन के बैठो। ठीक है गुप्ता जी, ये जनता देखिए, को क्यों नहीं मैं बताती बड़ा है? ठीक है सुनिए, सुमित सुमित जी, जी, गुप्ता सुनिए। जी। मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य है कि जो बात मुकुल राय जिस समय पर थे तो शारदा स्कैम का भी बात कर रहे थे हमारे धनोज जी। आज भारतीय जनता पार्टी में गए तो पता नहीं कौन सा गंगा जल छिड़कते हैं कि आज वो इनका वहां पे फ्रंट फेस हो गए हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और जो बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी पे, दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों प्रवक्ता। अरे भाई, आपने तो भारतीय जनता पार्टी ने सीडी जारी करके बताया था कि ये सबसे भ्रष्ट व्यक्ति पूरे बंगाल के अंदर यदि कोई है तो शुभेंदु अधिकारी है। आपने सीडी जारी की थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आज आपका वो चेहरा है। तो दोनों निकले टीएमसी में से हैं, भ्रष्टाचार के जो स्रोत हैं, और पहुंचे बीजेपी के अंदर हैं। तो दोनों को जनता क्यों चुने? दोनों को जनता क्यों चुने? और जन लोकपाल आप वहां पे लाए क्या? आपकी सरकार थी, आप जन लोकपाल लाए हैं? मैं केंद्र सरकार से भी पूछना चाहता हूं, क्या जन लोकपाल लाए हैं? क्या भ्रष्टाचार के विषय पे आपने क्या कार्रवाई की है? तो ये बात आपसे सवाल आज चुनाव जनता पूछ रही है कि जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोनों के नेता भ्रष्टाचार के अंदर आखंड डूबे हैं। एक प्रदेश की सरकार में, एक केंद्र की सरकार के अंदर, और दोनों ही वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। कैसे लोग, आपको भ्रष्टाचारी लोगों को कैसे वोट मिलेगा? ये मेरा सवाल है। ठीक है, संजय सिंह जी जवाब दीजिए। जनता इसके साथ-साथ की- ये भी जवाब कि आज पहले चरण का मतदान हुआ है, कितनी उम्मीदें हैं, ये भी जवाब दीजिएगा। मैडम, आज लगभग 30 सीट पर चुनाव हुआ है और 30 सीट के अंदर 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आज आप इसको नोट जहाँ कर किसी- लीजिए, जहाँ आप एक भी नोट सीट कर नहीं लीजिए। हम आती, आपके 26 चैनल पे सीट बोल जीतेगा। रहे हैं, आज की तारीख नोट कर लीजिए। जब काउंटिंग होगा तो मुझे बुलाइएगा आप। बिल्कुल। 26 सीट आज भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और टीएमसी इस बात को लेकर चिंतन करे कि कहां खामी रह गई और कैसे करना है आगे, कितना और बदतमीजी करना है कि जनता गुप्ता जी आ हमको रही और है। नकार दे। तो वो 4 सीट किसके लिए मैं छोड़ जरा दी? सा काउंटर करना चाहता था। गुप्ता जी, वो 4 देखिए, सीटें थोता बीजेपी ने चना किसके लिए बाजे छोड़ी? घना, थोता चना बाजे घना। हाँ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 3 सीटें हासिल करने वाले लोग आज 30 में से 26 की आज ये अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे भाई साहब, इतना काम आपने किया होता तो जो पिछले चुनाव, सुन लीजिए ना, पिछले चुनावों के अंदर जो हालात आपके हुए हैं, किस तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में कैसे आपने मुंह की खाई है, देखिए ना। दिल्ली में आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 30 में से 26 की आप दावा कर रहे हैं, 3 सीटें आपको मिली थी।
तो मैंने कहा थोता चना बाजेगा ना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी लोगों को मैंने प्रश्न पूछा था, आज क्यों जनता वोट करे, जरा बता दीजिए ना। जब आपका फेस वहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल राय, जब अमित शाह वहां पे रैली करते हैं और वहां पे अपना घोषणा पत्र जाहिर करते हैं, में चुनाव तो मंच के ऊपर जो बैठते हैं वो मुकुल राय हैं, शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं। इसलिए ना शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय जब आपके मंच पे बैठे हैं, ठीक है, लोकतंत्र में जब चुनाव शुरू हो जाए तो जनता को फैसला करने दो कौन ईमानदार हर कौन मेहमान है। अब वक्त नहीं रहा, कानून आपने सीढ़ी जाहिर तो की मतलब है। जो बीजेपी को उस टाइम भ्रष्टाचारी लगते थे, अब वो बीजेपी के साथ साथ जनता को अच्छा, आप भी क्या माफी स्वच्छ मांगिए, लगने सीढ़ी जारी लगेंगे? करने के लिए माफी मांग लीजिए कि हमने गलत जारी की। आप माफी मांगिए, आप माफी मांग है लीजिए, ईमानदार है। आप बयानों के लिए माफी मांगिए मुकुल राय के खिलाफ। जनता तय आपके करे, नेता माफी मांग अरे, लीजिए। आज जनता के कोर्ट में आज वो आज आपके पास आ गए तो ईमानदार हैं, पहले बेईमान थे। फैसला करेगी कोई ईमानदार है कि बेईमान जनता है। तो आपको जानती है ना, आपके जुमलों को जानती है, पूरे देश में भुगत तो रहे जुमलों को। नहीं देगा वोट, हमें नहीं आपके देगी जुमलों जनता वोट। कहाँ मिल रहा है? जनता वोट नहीं अरे देगी। कहाँ मिल रहा है आपको वोट? मैंने बताया राजस्थान में मिला, छत्तीसगढ़ ठीक में मिला। है, सुमित जी, सुमित जी, बताइए ना सुमित आपको। जी, ईसी के पास महाराष्ट्र गए में हैं, मिला। जा रहे हैं आप लोग, ईसी के पास जा रहे हैं आप लोग। अगर ईसी ने आपके भी पक्ष में अगर अपना बयान दिया तब भी क्या ईसी बुरी होगी? सुमित जी, सवाल तब भी उठाएंगे? पल्लवी जी, जिस तरीके से आज खेल खेला गया है भारतीय जनता पार्टी के नहीं, द्वारा, सवाल का जवाब एक दीजिए। पहले ईसी कितनी बुरी हो जाएगी तब? इलेक्शन कमीशन टीएमसी की नजरों में कितनी बुरी हो जाएगी मशीन के तब? बारे में पूछिए जरा। अभी नहीं, जो बयान ले हालात लीजिए। हुए थे उस पे तो गई है ना पार्टी, हाँ। वहां पे जाके उनसे मिले। सवाल यही आर्य न्यूज पूछ रहा है ना, आप वो बताइए। तो हम भी अगर आपको मान बता रहे लीजिए हैं 1% कि के लिए जो मान हालात लीजिए, हुए देखिए थे समय की उसके कमी है, आगे जल्दी से जवाब दीजिए हमने सुमित जी। आरोप- 1% मान आपने लीजिए कि कंप्लेंट ईसी करी है। कहती है कि हाँ टीएमसी बिल्कुल सही है, तब भी सवाल उठाएंगे या तब सही हो जाएगी ईसी? ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव अरे आयोग उठाया किसी है के सवाल इशारे पे आपने। काम कर रहा है। पहले हाँ। 15% बताते हैं, फिर 10% बताते हैं। अगर फिर आप कौन सा लोग वो है? अगर आप चुनाव ये आयोग कह को रहे हैं तो कि बताना इलेक्शन पड़ेगा कमीशन किसके अपना इशारे काम पे कर रहा रहे है, हैं, तो या फिर चुनाव सवालिया के निशान बाद क्यों उन्हें खड़े कर रहे हैं विधानसभा इलेक्शन से कमीशन सीट पर? दे दी जाएगी। आपसे सवाल का जवाब दीजिए हाँ या ना में, या फिर इस सवाल से भी आप बचने की कोशिश करेंगे? बचने की कोई कोशिश नहीं है। आप बच जो रहे आज हैं, देश देख रहा है, हाँ या सब ना? लोग देख रहे हैं, हाँ या भारतीय ना? जनता आर्य पार्टी न्यूज का के दर्शक भी देख रहे हैं, हाँ या ना सुमित जी? कि जो भारतीय जनता पार्टी के खेल खेल रहे नहीं हैं, देंगे आप जवाब, बीजेपी के EVM को पीछे लेकर पीछे मैं के गुप्ता जी एक आखिरी बात प्रतिक्रिया मैं आपके एक बात पास कहना है। चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी से। देखिए, ना तृणमूल कांग्रेस और ना भारतीय जनता पार्टी दोनों इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के अंदर विश्वास नहीं रखती है। हमें ठीक है। समझना पड़ेगा, अपनी कोई हमारी अगर शिकायतें हैं तो हम वहां पे जमा कराएं, मगर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दें और ये कहे कि इसी के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगा के खड़े होते हैं, ये ठीक नहीं है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। भारतीय चुनाव जनता के अंदर हम खड़े पार्टी हैं भारतीय जनता और पार्टी दोनों पार्टियों के विषय में कहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं समय की कमी है। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे संविधान पर भरोसा रखती है। जो चुनाव करा रही है CBI के डायरेक्टर रात के 2 बजे बदलते हैं। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत CBI का शुक्रिया आप डायरेक्टर सभी रात के मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।